नंबर 26 है, 26 है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हो गई थी? ऑप्शन ए है 1879 में, ऑप्शन बी है 1801 में, ऑप्शन सी 1804 में और ऑप्शन डी है 1815 में। नेपोलियन संहिता जो है ना, जिसको हम बताए थे आपको, इसको आप नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना जाता है ना, जिसमें कि आपको बताया था कि टोटल कितने कोड थे, तो 5 कोड थे। और वो जो लागू हुआ था वो हुआ था 1804 ईस्वी में, है ना। नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड जो लागू हुई थी वो 1804 ईस्वी में। आपका 27वां क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी है चार्ल्स दसम, ऑप्शन सी है मेटरनिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 27 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, है ना। वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? मेटरनिक था। या वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी या मेजबानी किसने करी थी? तब भी आपका क्या होगा? मेटरनिक। और ये जो वियना सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? 1815 ईस्वी में होगा, ये भी आपको याद रखना है। आपका जो 28वां क्वेश्चन है, जालवेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या किसी से नहीं। जालवेरिन का जो संबंध था वो किससे था? तो आपको याद रखना है जालवेरिन का संबंध था व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आपका जो 29वां क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था ना? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क और ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो 29 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। बिस्मार्क ने क्या किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो आपको याद रखना है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर तैनात किया था? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। आपका जो 31वां क्वेश्चन है, जर्मन राइन, है ना, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आपको दोनों का सेम आंसर देना है। ऑप्शन है लुई 18वां, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन और ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो 31 का आपका सही उत्तर होगा वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आपका जो 32वां क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद, है ना, किस युद्ध के बाद जर्मनी का विकीर्ण हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सेडान का युद्ध या फिर जापान का युद्ध? 32 का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा सेडान का युद्ध। और ये सेडान कभी कभी सेडोन भी लिखा जाता है, ऐसे करके सेडोन भी लिखा जाता है, सेडोन का युद्ध के बाद। और सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1870 में हुआ था। और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था आपका 1871 में। मतलब सेडान का युद्ध के 1 साल बाद क्या हुआ था? जर्मनी तथा इटली का एकीकरण हो गया था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका होता किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण हुआ था, तब भी आपका उत्तर सेम होता कि सेडान के युद्ध के बाद क्या हुआ था? इटली का तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आपका जो 33वां क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1951 में, 1952 में, 1953 में या फिर 1954 में? 33 का जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 1954 में क्या हुआ था? जेनेवा समझौता हुआ था। 34वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, गौरवपूर्ण क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से या फिर कोई नहीं? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा पुनर्जागरण से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से या पुनर्जागरण काल से। आपका जो अगला क्वेश्चन है 35वां, वह है वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, 1915 में, 1848 में और 1846 में। मैंने आपको बताया कि वियना सम्मेलन या फिर वियना कांग्रेस कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1815 में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है ना। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। और इसकी जो मेजबानी करी थी, है ना, इसकी मेजबानी करी थी, किसने करी थी? तो आपको याद रखना है मेटरनिक ने, है ना। इसकी मेजबानी करी थी मेटरनिक ने। आपका जो 36वां क्वेश्चन है, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन डी है सी है निरंकुश राजतंत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 36 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना।
संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था 1830 की क्रांति के बाद। आपका जो 37वां क्वेश्चन है वो है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था ना, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1707 में, ऑप्शन बी है 1764 में, ऑप्शन सी है 1788 में और ऑप्शन डी है 1804 में। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1707 में। एक्ट ऑफ यूनियन की जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी, तो 1707 ईस्वी में। 38वां आपका जो क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को, मेजनी को, काबूर को और गैरिबाल्डी को। तो 38 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा जोसेफ मेजनी को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, यंग इटली 1831 में और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना करी थी। काबूर भी योगदान दिया था, गैरिबाल्डी भी योगदान दिया था, लेकिन अगर बात करें कि एटलीकन का मसीहा किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जोसेफ मेजनी को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए इटली के एकीकरण में है ना किस किस ने क्या क्या योगदान दिया था, तो आपका तीनों होगा, है ना, मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी, ये तीनों बिल्कुल सही होगा। तो आपका जो 39वां क्वेश्चन है वह है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। डायट से, जालवेरिन से, लाल सेना से या फिर कार्बोनरी से। मेजनी का जो संबंध था वो किससे था, तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से, है ना, कार्बोनरी या फिर कार्बोनरी दल से मेजनी का संबंध था। आपका जो 40वां क्वेश्चन है वो है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच, आपको याद रखना है फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कहाँ हुआ था ना, के बीच युद्ध जो है कहाँ हुआ था। सेडोन में, सेडोवा में, सूडान में या फिर फ्रैंकफर्ट में। तो आपका जो 40 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेडोन में, है ना। फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, सेडोन का युद्ध, और ये किस जगह पे हुआ था, तो सेडोन में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद मैंने आपको बताया कि इटली, है ना, तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ था और कब हुआ था, तो 1870 में ये सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में, और जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था आपका, एकीकरण आपको याद रखना है, एकीकरण कब हुआ था, वो हुआ था 1871 ईस्वी में। आपका जो 41वां क्वेश्चन है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो हेगेल जो था वो किस देश का था, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, हेगेल क्या था, जर्मनी का था। अगला क्वेश्चन है 42, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। 1789 में, 1804 में, 1871 में, 1872 में। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 1789 ईस्वी में, है ना। 1789 ईस्वी में क्या हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और इसी टाइम के बाद क्या कहा जाता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के भावना का उदय हुआ था। आपका 43वां जो क्वेश्चन है, किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। काउंट काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने या फिर बिस्मार्क ने। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट काबूर ने क्या किया था, अपनी कूटनीति और अपने विचार से क्या किया था, इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था। आपका जो 44वां क्वेश्चन है वो है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या फिर गैरिबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी ने क्या किया था, लाल कुर्ती का गठन किया था। आपका जो 45वां क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही था, जमींदार था, किसान था या फिर नाविक था। तो इसका उत्तर आपको पहले से पता होगा 45 का, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, है ना। गैरिबाल्डी क्या था, एक नाविक था। 46वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। बिस्मार्क, ऑप्शन ए में बिस्मार्क, ऑप्शन बी में मेजनी, ऑप्शन सी में काबूर और ऑप्शन डी में गैरिबाल्डी। तो इटली में किसका संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क का संबंध बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेजनी का भी संबंध है, काबूर का भी संबंध है और गैरिबाल्डी का संबंध है। ये तीनों का संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का संबंध बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो 47वां क्वेश्चन था वो है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। इटली का, प्रशा का, ऑस्ट्रिया का या फिर यूनान का। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो वो पर्सा का शासक था। 48 है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित, है ना, कौन सा विद्वान था जिसके विचारों से
बिस्मार्क प्रभावित था? रूसो, हेगेल, नीत्शे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मार्क जो था ना बहुत ज़्यादा प्रेरित था या प्रभावित था किसके विचारों से? तो आपको याद रखना है वह है हेगेल। किसके विचारों से? तो हेगेल के विचारों से पूरी तरह से प्रभावित था। आपका जो 49वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ था? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1871 में, और इटली का भी एकीकरण 1871 ईस्वी में। आपका जो अगला क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? है ना, सेडोवा का जो युद्ध हुई थी, और सेडोवा का युद्ध कब हुआ था आपको याद रखना है? 1866 में। 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ था। तो इसमें किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें हुई थी आपकी ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है परसा, ऑप्शन सी है नेपल्स और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सेडोवा के युद्ध में जो पराजय हुई थी किसकी हुई थी? तो वो प्रसा की पराजय हुई थी, है ना। किसकी हुई थी? सॉरी, किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। आपका जो 51वां क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? है ना, अभी मैंने आपको बताया सेडोवा का युद्ध कब हुआ था। तो 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, मेटरनिख काल कब से कब तक कहलाता है? 1815 से 1851, 1815 से 1848, 1820 से 1866 और इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मेटरनिख काल 1800 से 15 से लेके 1848 तक के जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है या युग है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही मेटरनिख युग या फिर मेटरनिख काल के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नारीवादी, राष्ट्रवादी, क्षेत्रवादी या फिर सिपाही कहा जाता है। तो देखिए, जिस व्यक्ति में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपती है या राष्ट्रवाद पनपता है या राष्ट्र के प्रति प्यार और प्रेम की भावना आती है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवादी। तो बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस हैं, है ना, उसके बाद अब्दुल हमीद है। बहुत सारे ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी क्या है? नेता हैं। आपका 54वां क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको पहले ही बताया, यंग इटली की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1831 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 में। यंग इटली आपको याद रखना है, यंग इटली 1831 में, यंग यूरोप 1834 में। आपका जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1834 में क्या हुआ है? यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। तो शुक्रिया आप लोगों का शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखने के लिए। सेम इसी तरह से आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करिए, और अपने उन दोस्तों के साथ जो भी एसएसटी पढ़ने में जिनको मन नहीं लगता, जिनको ऑब्जेक्टिव एक जगह व्यवस्थित ढंग से नहीं मिलता है, तो उसको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और याद करते रहें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।